सर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को एक आम जो कायदी नाज़िर है वो किस तरह समझेगा? कोई यहाँ पे हमारे यहाँ एक प्रॉपर कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है कि उसको बताया जाए, या उसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि उसको सिखाया जाए। आप क्या समझते हैं कि उसको किस तरह बताएं? हमारी बदनसीबी अदनान में ये भी है कि जितने भी अपार्ट स्कूल हैं खुल चुके हैं और खुल रहे हैं, पहले तो एक आदि होता था, उनमें ये रुझान ज़्यादा है और एडमिशन उन लोगों को मिलते हैं जो पे ज़्यादा करते हैं या फीस ज़्यादा देते हैं, और तो उनका फोकस जो है वो इनकम पे है। आप मुझे ये बताइए कि कितने आर्ट स्कूल हैं, कितने, और हर 4 साल के बाद हज़ारों की तादाद में निकलते हैं, उसमें से सामने कौन आता है? 1 या 2। वजह ये कि वो जो 1 या 2 आ रहा है वो उस एटमॉस्फेयर की वजह से तो उसने वहाँ एडमिशन लिया हुआ है कि उसको एक माहौल हो रहा है, लेकिन काम वो अपना क्रिएटिव कर रहा है। वो जो उसको बताया जा रहा है उससे आगे का काम, ये देखें मैंने, होता भी यही है। यही काम तो टीचर का है, यही काम तो टीचर का है कि अगर वो खुद उसके पास इतना टाइम नहीं है तो माफ़ कीजिएगा, विजुअल स्ट्रांग नहीं है, बच्चों का होता है वो, मतलब ऐसे होते हैं जो कुछ, तो उनको डांट दिया जाता है। ऐसा हुआ है कि नहीं, जो मैंने कह दिया ये करो, ये ऐसे ही होगा। अब एक फ़र्ज़ कीजिए, एक पर्सपेक्टिव है, एक हर स्टूडेंट, हर आर्टिस्ट अपने ज़ाविया निगाह से उसे देख रहा है, ठीक है ना। अब आप बैठे हैं, अब आपके फेस पे जो सोर्स ऑफ लाइट है वो ये है, वो जो ये लोग मौजूद हैं वो इसको फोकस कर रहे हैं कि यहाँ सोर्स ऑफ लाइट इस फेस पे ये है तो कलर ये आ रहे हैं, मैं इस एंगल पे बैठा हूँ, मुझे इधर डेप्थ नज़र आ रही है, इधर लाइट नज़र आ रही है, इधर डेप्थ नज़र आ रही है, ठीक है ना, ये हाईलाइट मुझे कम नज़र आ रही है। लेकिन जब मैं इधर आके बैठता हूँ तो ये हाईलाइट मुझे नज़र नहीं आती, तो मुझे जो मुझे लाइट नज़र आएगी मैं तो वही पेंट करूँगा ना। अब टीचर अगर उसे वहाँ खड़ा हुआ है तो वो ये क्यों कह रहा है कि तुम ये लाइट क्यों नहीं डाल रहे, उसे नज़र ही नहीं आ रही वो लाइट, तो कहाँ से डालेगा? तो उन्हें तो ये समझाना चाहिए, बल्कि राउंड लेके और कि देखे वो खुद, अगर वो ऐसे करते नहीं, ये है ऐसा बना, ये अक्सर है। मैंने बहुत कम वो टीचर भी अब नहीं रहा है। उस्ताद उस मेयार के हम नहीं हायर कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कि जो कि बच्चों को सही तरीके से एजुकेट कर सके इस फन में? नहीं, सिलसिला ये है कि आर्ट के लिए उस्ताद, वो ये हर एजुकेशन में है। मैंने कहा ना कि मसला इस वक्त इनकम का हो गया है, सही है, इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक स्कूल या कॉलेज आर्ट का खोले जिसको ये, और नॉमिनल फीस हो। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं कि मैं दंग रह गया हूँ, लेकिन वो फीस अदा नहीं कर सकते, तो बहुत है। लेकिन आप उसको, मैंने कहा ना, अगर आप एक लाइन खींच दें और मैं उसको अप्रिशिएट और देखूं कि हाँ आप में है पोटेंशियल, और मैं ना सिर्फ उसको अप्रिशिएट करूं बल्कि मैं उससे कहूं कि ये बहुत अच्छी बनी है, सिखाने का अंदाज, अगर ये लाइन इसको यूं और लगा दो तो ये और खूबसूरत हो जाएगी, तो उससे वो फूल जाएगा, वो उसमें वो होगा कि मैंने बहुत अच्छा बनाया और मैं अच्छा बना सकता हूँ। सही है ना। हम क्या करते हैं, ये क्या खींच दिया, ये क्या नहीं, ये करो, ऐसे को वो, ये होता है ना। लेकिन ये भी छोड़ दें, इन सब बातों को छोड़ दें। जो बहुत फ़न है हमारे यहाँ, है क्या पाकिस्तान में, फ़न के अलावा कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊँ, फ़नून लतीफ़ा, अदब, ये बहुत है वाफर मकदार में, लेकिन तबाह बर्बाद किया जा रहा है, उसको तबाह बर्बाद किया जा रहा है। कि एक आर्ट कॉलेज है, आर्ट स्कूल है, अगर आप उसी उम्रों का उस्ताद भी रख लेंगे तो गैप नहीं रहेगा। वो भी ये चूंकि मेरे सामने की बात है ना, वो भी स्टूडेंट बन जाएगा और खुशगप्पियों में, और ये वो एक जो होता है वक़ार उस्ताद का कि उसे देख के वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, फिर वो अभी उसने फाइनल ईयर किया है और नेक्स्ट ईयर आपने उसको
कह दे कि आप ज्वाइन कर लें, टीचिंग करें। ऐसा होता है ना, ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसको मतलब सबऑर्डिनेट कर दें, सेकंड के तौर पे रख लें उसको। अगर और ऐसा है कि अच्छा काम होता है कि वो बताए, लेकिन ये कि वो एक सीनियर टीचर ज़रूर होना चाहिए जिसको तजर्बा हो, जिसे ये मालूम हो, जिसे वरना आप तो देखिए कि ख़ास तौर पे आर्ट कॉलेजेस जो हैं वो अगर आप कभी चले जाएं तो क्लब ज़्यादा रखते हैं और आर्ट कॉलेज कम रखते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि रेसेस में भी जैसे हम करते थे कि बैठे हैं तो एक दूसरे का स्केच कर रहे हैं, मट्टी से खेल रहे हैं, चाय पी के और गले में बाएं डाल के। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बयान करता चलूँ, मैं उसमें कोई शर्म भी महसूस नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे किताबत का बेतहाशा शौक़ था। मैं अभी भी सोचता हूँ, ये कंप्यूटर में देखता हूँ लफ्ज़ तो और ये जो लिखा जाता है, तो जो हमारे उस्ताद ने हमें सिखाया था उसके बरक्स है। वजह मैं बताता हूँ। तो मैंने जंग अखबार में किताबत भी करता था, तो मीर खलील रहमान साहब हयात थे और उस ज़माने में करता था, किताबत भी करता था। फिर इनका वो पेज जो आते हैं तो स्केच पहले, अब तो कंप्यूटर पहले हाथ से बनते थे, तो उसका मैं इंचार्ज था, वो स्केच बनाता था मैं। बहुत पुरानी बात है। तो हमें जब सिखाया जाता था कि अलिफ बे जीम दाल, ये तख्ती होती थी हमारी अबजद की, अलिफ उसके 5 खत होते हैं और कशिश वाली बे के 9 और 11 होते हैं और छोटी बे के 5 होते हैं, और जो भी पता था। और जीम का जो दायरा होता है वो बेजवी दायरा इसलिए कहलाता है कि अगर आप उसको जीम आपने लिखा, और मैं आपको इसमें ड्रा करके दिखाऊं, ये जीम आपने लिखा फर्ज कीजिए, और ये आपने दायरा बनाया, तो बेजवी दायरा इसलिए कहलाया जाता था कि इसकी शक्ल अंडे की हो जाती अगर उसको कंप्लीट करें, सो ये बेजा हो जाता था, बेजवी दायरा। अब यहाँ तो कोई तालीम नहीं है इस किस्म की, तो मैं दायरे भी अब देखता हूँ ना, वो जो कंप्यूटर में, तो दायरे भी मुझे बेजवी नहीं लगते। देखिए ना, वो तो एक कैलकुलेट के, ये अगर 2.5 खत का है तो ये 1.5, और यहाँ से और यहाँ के दरमियान 3 खत का है, सही है ना। तो वो चीज़ नहीं है, कैलीग्राफी तो बिल्कुल ख़त्म होती चली जा रही है। अब एक कलम है, उसका एक खत है, उसमें आप नस्तालीख लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, नस्तालीख लिखते हैं, उसका अलिफ सीधा होता है। अब आप नस्ख लिखेंगे तो कलम वही है आपका, उसका स्टाइल चेंज हो जाएगा, वो नस्ख में आ जाएगा। इसी तरीके से शकिस्ता में लिखेंगे तो वो लंबे वो खींचेंगे, और उसमें जैसे वो गालिब वगैरह जिस खत में वो लिख करते थे, बिल्कुल होती है। खत जो मैंने आपको बताएं कि जैसे ये अलिफ के 5 खत होते हैं, 4 खत होते हैं, 5 खत होते हैं, मतलब उसको खूबसूरती 5 से ज़्यादा नहीं होते। इस तरीके से बे के, लंबी बे आपने देखी होगी खींच के, वो 11 खत की और 9 खत की, जबकि जो आम होती है वो 5 खत की है, यही उसमें। लेकिन जब आप नस्ख को लिखेंगे और आप उसका बे, ये तो हम कलम का बे खत ऐसे रख रहे हैं ना और यूं उठा रहे हैं, और अगर हम नस्ख लिखेंगे तो हम यूं कलम रखेंगे और यूं उठाएंगे, ये फासला तो वही होगा, लेकिन ऊपर जो फासला है वो 5 की जगह 4.5 रह जाएगा, 4 रह जाएगा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम आना, ये बड़ी ऑनर की बात है इस मुल्क के लिए, कौम के लिए। सर, क्या आपको उम्मीद थी कि आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम? नहीं, कभी सोचा भी नहीं था। अब ये कैलकुलेट करते हैं। अब मैं उसी पेंटिंग का आज आप चले जाइए, बल्कि मेरी ख्वाहिश है कि आप कैमरा लेके जाएं, ठीक है ना। वो पेंटिंग जिसको इतना सराहा गया, उसको नाम आया मेरा, सब कुछ हुआ बड़ा, उस वक्त के वो अखबारात भी हैं मेरे पास और टीवी रिकॉर्ड भी है मेरे पास। वो पेंटिंग अब एयरपोर्ट के ऊपर एक दिन मैं गया था, तो वो जहाँ उनका लगेज होता है, वो पुराना सामान पड़ा होता है, वहाँ चूँकि हटा तो सकते नहीं वो इतनी बड़ी पेंटिंग, उन्होंने वो कैमरे उसके ऊपर लगा दिए, और ये मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये कदर, तो ये तो फिर इससे तो अफसोस होता है ना। तो कम से कम जो जिस इदारे का जो सरबराह है,
उसको शऊर होना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज़ है, आपने पाकिस्तान की कम व बेश तमाम आर्ट्स गैलरीज में नुमाइश मुनक्कद करवाई हैं। आप पाकिस्तान में और बैरून मुल्क में भी आपके फ़न को सराहा गया है, वहाँ पे भी आपने काम करा है। आप क्या समझते हैं कि हमारे मुल्क की आर्ट्स गैलरियाँ बैरून मुल्क की आर्ट गैलरियों को मीट करती हैं, क्या उस स्टेटस पर आती हैं? मैंने कहा ना कि इस सोच, ठीक है आर्ट गैलरीज हैं वो इसीलिए होती हैं कि वो उससे अर्न करें। पहला तो उनका ये होता है कि हम अर्निंग करें वो, उसका वो नहीं है। लेकिन जो तज़हीक होती है ना, वो आर्ट गैलरियों का रिवाज बन गया है। यानी आर्ट गैलरीज आप उन्हें ना कहें, आर्ट शोरूम कह लें। जैसे कोई फर्नीचर का शोरूम, कोई इस किस्म का कोई बर्तनों का शोरूम, कि पब्लिक की डिमांड क्या है, वो क्या चाह रही है, क्या मांग रही है, वो आम लोग क्या मतलब उसको वो कर रहे हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए। देखिए ना, मैं आपको पेंटिंग बनाता है आर्टिस्ट, तो वो काफ़ी तकलीफ़ों से और मरहलों से और तजर्बात से गुज़र के वो एक पेंटिंग बना रहा है, वो रंग लगा रहा है। उसे देखना चाहिए कि उसने क्या उसको वो करना चाहिए। तो यही किस्सा था जो उठा था, और लेकिन उसके बाद फिर वहाँ तरक्की कितनी हुई। वैन गॉफ ने ख़ुदकशी की कि उसकी पेंटिंग्स नहीं बिकती थी, लेकिन जब वो मर गया और उसकी हिस्ट्री और तारीख़ पढ़ी गई तो उसकी पेंटिंग 85.5 मिलियन डॉलर में वो हुई थी, ऑक्शन हुई थी। इतनी बड़ी पेंटिंग, सनफ्लावर। तो मरने के बाद ही क्यों, पहले क्यों नहीं, जिंदगी में क्यों नहीं? तो ये काम बिल्कुल जैसे किसी जिम्मेदार का होता है, तो जो आर्ट गैलरी रन कर रहा है उसकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो आर्ट को रोशनास कराए और बताए। सही है ना? यही हमारे आर्ट स्कूलों का। आप क्या समझते हैं कि हमें पाकिस्तानी कौम, एक तो आपने पाकिस्तान के अंदर भी पेंटिंग्स की नुमाइश मुनक्कद करी, फिर बाहर करी, क्या पाकिस्तानी कौम का शऊर और बाहर के मुल्क के कौम के शऊर में फ़र्क महसूस करते हैं आप? फ़र्क है, यहाँ पे शऊर है, ये नहीं है कि नहीं है यहाँ पे शऊर, या नाबलद लोग हैं, उनको गाइडलाइन ही सही नहीं मिल रही, उनको वो चीज़ ही नहीं प्रोवाइड। ये नहीं है कि उनमें शऊर नहीं है, जिनमें है उनमें बहुत ज़्यादा है। नाज़रीन, ये हमारे नहायत मोअज़्ज़ज़ नामी ग्रामी शख्सियत मंसूर ज़ुबैरी साहब थे, जिनसे हमने इस्तिफ़ादा हासिल करा, और ये हमारे लिए ये वो लोग हैं जो हमारे लिए मशले राह हैं। हम अगर इनको ही तक़लीद करना शुरू कर दें तो हम कोई वजह नहीं है कि कौम अपनी मंजिल को ना पा सके। लिहाजा मैं यही कहूँगा आपसे कि इन जैसे लोगों को अपना हीरो समझें, यही हमारे हीरो हैं। इनके नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क और कौम की खिदमत करें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दिए। अल्लाह हाफ़िज़।